भी कोई चीज किसी चीज से बनाई जाए, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी पिल्लो होती है उसके अंदर जो कॉटन भरी जाती है वो उसके कॉटन ट्रीज होते हैं उनसे बनाई जाती है। जो हमारी टेबल है वो वुड यानी कि लकड़ी से बनाई जाती है, प्लास्टिक से भी बनाई जाती है। जो हमारा कर्ड यानी कि दही होता है वो दूध से बनता है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। जब भी कोई चीज जो है किसी एक चीज से बनाई जाती है, ये उसकी बेस फॉर्म है और ये उसकी न्यू फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, वो ये होती है कि अगर किसी चीज को बनाते वक्त जो उसकी बेस चीज है देखिए, अगर हमारी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, साथ ही साथ चीज का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है, तो वहां पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर केवल शेप चेंज हो, नेचर चेंज ना हो, तो वहां पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑलराइट, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज को ना किसी चीज से बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड को दही से बनाते हैं, हम टेबल या चेयर को वुड से बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाते हैं, तो जो हम नई चीज बना रहे हैं उसको बनाते टाइम उसका शेप जो है और नेचर जो है वो अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन अगर उसका केवल शेप चेंज हो रहा है, नेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि इससे पहले आपको मेड दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा स्टील इज मेड डैश आयरन, तो यहाँ पर जब आयरन से स्टील बनाया जाता है तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? हाँ, शेप चेंज हो जाती है। क्या नेचर? देखिए, नेचर चेंज होने का मतलब ये होता है गाइस कि हमने जो चीज़ बना ली है अब उस चीज़ को हम दोबारा उस चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जिस चीज़ से हमने वो बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आयरन है, आयरन को जब आप एक बार स्टील में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आप स्टील से दोबारा आयरन बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका नेचर भी चेंज हो गया है, तो हम इसके साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील जो है वो आयरन से बना है। इसी तरह से जैसे मैं कहूँ कर्ड इज मेड डैश मिल्क, अब यहाँ पर जब हम दूध से दही बनाते हैं तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है? शेप का मतलब क्या होता है? शेप का मतलब होता है रंग, रूप, आकार। तो दूध जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमारा कर्ड होता है वो हल्का सॉलिड भी होता है, हल्का लिक्विड भी होता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड की जो मिक्स फॉर्म होती है ना वो उस फॉर्म में होता है। तो इसका जो शेप है वो तो चेंज हो गया, लेकिन क्या आप कर्ड से दोबारा मिल्क बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसका नेचर भी चेंज हो गया है। शेप और नेचर चेंज होने को आप केवल इतना से समझिए कि शेप चेंज तो हर किसी चीज़ में हो जाते हैं अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं। नेचर चेंज हो जाने का मतलब ये होता है कि दोबारा से उस चीज़ को हम उस चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जिस चीज़ से हमने वो बनाई है। तो यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा द टेबल इज मेड डैश वुड। अब जो टेबल है वो हमने लकड़ी से बनाई थी, लकड़ी हमारी ऐसी थी और टेबल जब बनी तो वो हमारी ऐसी बनी, ऐसी तो होती है टेबल। तो यहाँ पर शेप चेंज हो गया है? हाँ भाई हो गया है। क्या यहाँ पर नेचर चेंज हुआ है? क्या आप इस टेबल को दोबारा लकड़ी नहीं बना पाओगे? अगर आप इस लकड़ी को जलाओगे, जिस तरह से ये लकड़ी जलेगी उसी तरह से तो ये लकड़ी जलेगी। तो क्योंकि यहाँ पर नेचर चेंज नहीं हुआ है इसी वजह से हम यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। जब भी शेप चेंज हो और नेचर दोनों चेंज हो जाए तो वहां पर फ्रॉम का यूज करते हैं। जब भी केवल शेप चेंज हो, नेचर चेंज ना हो, तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर हमने दो कंसेप्ट सीखे। कौन कौन से? जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं जो उसकी बेस फॉर्म है उससे, तो वहाँ पर शेप जो है वो चेंज हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर नेचर चेंज होगा तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, नेचर चेंज नहीं होगा तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो हमारा पॉइंट नंबर 30 है, या फिर मैं कहूँ रूल नंबर जो हमारा 30 है, वो हमसे ये कहता है कि जब भी हम दो टाइम की बात करते हैं, तो यहां पर दो पेयर होते हैं। एक पेयर होता है हमारा बिटवीन और एंड का, और एक पेयर होता है हमारा फ्रॉम एंड टू का। इस पेयर को आप याद रखिएगा कि बिटवीन का पेयर होता है एंड के साथ एंड फ्रॉम का पेयर होता है टू के साथ, जब हम दो टाइम स्लॉट की एक सेंटेंस में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा प्लीज कम टू मी डैश 4 PM एंड 6 PM। तो यहां पर मैं आपको बोल रही हूं कि मेरे पास आना 4 से 6 के बीच में, तो क्योंकि यहाँ पर एंड दिया है और हमें पता है एंड का किसके साथ पेयर होता है, एंड का पेयर होता है बिटवीन के साथ, कि 4 से 6 के बीच में आना। जैसे आपने बोला कि मैम मुझे कुछ डाउट्स हैं, तो मैंने क्या बोला कि तुम 4 से 6 के बीच में आना ना, 4 से 6 के बीच में फ्री रहती हूँ। इसी तरह से अगर मैं कहूँ प्लीज कम टू मी डैश 4 to 6 PM, यहाँ पर दो टाइम स्लॉट हैं, ये रहे दो टाइम स्लॉट और इनके बीच में 2 लगा है, और हमें पता है 2 का पेयर होता है वो किसके साथ होता है, 2 का पेयर होता है फ्रॉम के साथ। अब कभी आप ये मिस्टेक ना कीजिएगा कि एंड लिखा है तो यहाँ पर फ्रॉम लिख दिया, और 2 लिखा है तो यहाँ पर आपने बिटवीन लगा दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। पेयर याद रखिएगा, बिटवीन और एंड का पेयर होता है, फ्रॉम और टू का पेयर होता है, जब भी हमें दो टाइम स्लॉट दिए जाए, ठीक है। और इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है कि 4 से 6 के बीच में आना, 4 से 6 के बीच में मैं फ्री रहती हूँ। जब भी दो टाइम स्लॉट दिए जाते हैं तो वहां पर हम या तो बिटवीन और एंड का यूज करें या फिर हम फ्रॉम और टू का यूज करें। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 31 के बारे में, और पॉइंट नंबर 31 जो है वो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है किसी को बधाई देना। जब आपके मार्क्स 10th में बहुत अच्छे आते हैं तब सब आपको क्या करते हैं, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है, बधाई, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं। तो जो कॉन्ग्रेचुलेट होता है उसका जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो होता है हमारा ऑन। किसी को जब हम बधाई देते हैं तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉन्ग्रेचुलेट हर डैश हर सक्सेस। मैंने उसकी सफलता पर उसे क्या दी, बधाई दी। तो हमने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट का यूज किया है, और कॉन्ग्रेचुलेट का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट नंबर 32 है वो है, जब भी हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट वर्क की, लाइक हमें रीड करना हो या फिर रिसर्च करनी हो, तो हम जनरली वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो हम, या फिर मैं कहूं सब्जेक्ट मैटर की मैं बात करूंगी,
जब भी मैं किसी सब्जेक्ट मैटर या फिर प्रोजेक्ट वर्क की बात करती हूँ और वहाँ पर आपको रीड, रिसर्च या फिर एक और एक वर्ड होता है स्टडी देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। रीड पढ़ना, रिसर्च किसी पर रिसर्च करना, स्टडी, स्टडी का मतलब ये होता है पढ़ाई करना। सो एग्जाम्पल है हमारा, आई वॉन्ट टू रिसर्च डैश हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू रीड डैश वर्ड्स, मैं पक्षियों के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ बोलूंगी आई वॉन्ट टू रीड ऑन वर्ड्स, मैं पक्षियों पर पढ़ना चाहती हूँ। जब भी हम किसी सब्जेक्ट मैटर की बात करें, हम इसको पढ़ना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, फिर स्टडी करना चाहते हैं, तो वहां पर याद रखिएगा हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिक्स प्रीपोजिशन है ये 33 होगा, आई थिंक 32, हाँ 33 जो हमारा पॉइंट है या फिर मैं कहूँ जो हमारा 33 रूल है, वो भी हमारा एक फिक्स प्रीपोजिशन को लेके है। वो हमसे कहता है कि जब भी हम वेलकम का यूज करते हैं, वेलकम का मतलब क्या होता है, किसी का स्वागत करना। हम बोलते हैं ना वेलकम टू आवर पार्टी, बोलते हैं ना वेलकम टू आवर वेडिंग। तो जब भी हम वेलकम का यूज करते हैं, तो वेलकम का जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है टू वेलकम डैश आवर टी पार्टी, हमारी चाय की पार्टी में आपका क्या है, स्वागत है, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे सिंपली। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 34 के बारे में या फिर रूल नंबर 34 के बारे में। देखिए रूल नंबर 34 है, एक वर्ड होता है पे। पे का मतलब क्या होता है, भुगतान करना। जब आप रोज शाम को मोमोज खाने जाते हो या फिर पानीपुरी खाने जाते हो या कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो, तो जो आपके भैया होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, आप उन्हें क्या करते हो, आप उन्हें पे करते हो। और पे आप किस तरह से करोगे, हालांकि आजकल तो फोन पे या फिर मैं कहूँ पेटीएम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट है वो ज़्यादा चलने लगा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है पे करेंसी में करते हो या फिर पे आप कैश में करते हो, आप करेंसी या कैश एक ही बात होती है। कैश जो नोट होते हैं हमारे या फिर जो सिक्के होते हैं हमारे, जब भी आप जो पेमेंट है करेंसी या फिर कैश से करते हो, तो वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप अपना पेमेंट कार्ड या फिर चेक से करते हो, हालांकि कार्ड और चेक अब उतना नहीं है, लेकिन उतना नहीं है, आजकल ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा हो रखा है, तो यहाँ पर हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पे का मतलब होता है भुगतान करना। जब भी हम पेमेंट या फिर पे करेंसी या कैश में करते हैं, वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब भी हम कार्ड या फिर चेक से पेमेंट करते हैं, तो वहां पर हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन पे डैश चेक। अब क्योंकि यहाँ पर हम चेक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बाय प्रीपोजिशन को भरेंगे। लेकिन अगर मैंने कह दिया यहाँ पर कि यू कैन पे कार्ड या फिर यू कैन पे कैश, तो यहाँ पर हम कार्ड है तो हम बाई का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैश है तो हम इन का यूज करेंगे। यू कैन पे इन कैश या फिर यू कैन पे बाई चेक, यू कैन पे बाई कार्ड। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब भी हमें भुगतान करना हो और भुगतान हम करेंसी या फिर कैश में करें, तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन जब भुगतान हम कार्ड या चेक में करते हैं, तो हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।
बात हो गई। एक छोटा सा पॉइंट इसमें आप और ऐड कीजिएगा कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, तो हम जनरली वहां पर वाया या फिर थ्रो का यूज करते हैं। आई विल पे वाया फोन पे या फिर आई विल पे थ्रू फोन पे। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, जनरली ना आजकल ऑनलाइन पेमेंट ही चल रहा है, तो इसका आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो वहां पर वाया या फिर थ्रू का यूज करते हैं। कभी कभार हम विद का भी यूज कर देते हैं। तो जब भी ऑनलाइन पेमेंट हो तो वहां पर वाया यूज करेंगे, करेंसी या कैश हो तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कार्ड या फिर चेक हो तो वहां पर वाई का यूज करेंगे। ऑलराइट।